हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल महाकाल स्टडी पर। तो गाइज़, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। तो हम इस चैप्टर में और कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन है उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की केमिकल जो रिएक्शन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और एक जो इक्वेशन थी उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। एक टॉपिक है कोरोजन एंड रस्टिंग और रेंसिडिटी। हम ये टॉपिक हैं ये इस चैप्टर में आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला हमने कल देख लिया था पहली वीडियो में कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और इक्वेशन क्या होती हैं। अब हम इनका अगर आइडेंटिफिकेशन करें तो वो कैसे करेंगे। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो देखो, पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड हैं, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब गैस उनसे बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। एक कलर चेंज हो जाए, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें ए और बी सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनके रिएक्ट के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उसका कलर चेंज हो जाए तो वहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। अगला है चेंज ऑफ स्टेट। अगर उसकी स्टेट चेंज हो जाए, जैसे पहले सॉलिड है फिर लिक्विड या फिर गैस, कौन सी भी स्टेट में अगर चेंज हो जाए, पहले सॉलिड है बाद में लिक्विड में हो जाए, अगर लिक्विड में है तो गैस में हो जाए, अगर ये स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। एक टेम्परेचर चेंज हो जाए, एक क्या हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए रिएक्शन का सब्सटेंस में, जितना जो पहले सब्सटेंस काम में लिए थे उसमें अगर रिएक्शन हो रही थी तब टेम्परेचर कुछ और था, जो बाद में प्रोडक्ट बन रहा है तब टेम्परेचर कुछ और है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। एक फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। इसका मतलब होता है कि जो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं, बाद में अगर जो ये सी कंपाउंड प्राप्त हुआ है, ये अगर नीचे पीपीटी के रूप में प्राप्त हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सी रिएक्शन हो रही है, वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट है वो चेंज हो रही है, जो फॉर्म हो रहा है जो कंपाउंड वो प्रिसिपिटेशन के रूप में प्राप्त हुआ है, फिर पीपीटी के फॉर्म में प्राप्त हुआ है, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब हम केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे नाम से ही पता लग रहा है कि कोई दो सब्सटेंस है उनका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मान लो मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, MgN2, मैग्नीशियम नाइट्राइट। ये अलग अलग सब्सटेंस हैं, ये आपस में जुड़ गए, मतलब क्या हो गया, इनका कॉम्बिनेशन हो गया। ये हालांकि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना हम बाद में सीखेंगे। पहले ये देखो कि ये क्या हो रहा है, दो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस दे रहे हैं उनका क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, और एक नया पर्टिकुलर सब्सटेंस बन रहा है। इसका मतलब है दो सब्सटेंस का आपस में ऐड होना, वही क्या है, कॉम्बिनेशन। नाम से पता लग रहा है दो चीज़ों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे H2 + O2, ये मिलकर क्या बनाएंगे, H2O2। ये दो सब्सटेंस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको ये क्या हो गया, इन दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, नाम से पता लग रहा है। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन था उसमें क्या हो रहा था, दो या फिर दो से अधिक जो सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्ट कर रहे थे।
कंबाइन हो रहे थे और इसमें क्या होगा, डीकम्पोजिशन, मतलब टूटेंगे अलग अलग। जैसे मान लो NaCl, ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है और ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए। अगर जैसे ये इसको अगर तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, Na+Cl-, तो ये क्या हो गया, इसका डीकम्पोजिशन हो गया, मतलब ये ब्रेक डाउन हो गया, टुकड़ों में टूट गया। तो NaCl एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है, वो अगर ब्रेक डाउन होकर अलग अलग सब्सटेंस दे रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे रिएक्शन है CaCO3, ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक इसमें टूटेगा CaO+CO2। CO2 तो यहाँ क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी CO2 गैस, और ये क्या हो जाएगा, वाइट वॉशिंग है। ये क्या है, वाइट वॉशिंग। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, वाइट वॉशिंग। इफ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका डीकम्पोजिशन हम कैसे कर सकते हैं, वो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो थर्मल, एक इलेक्ट्रोलाइसिस और एक फोटोलाइसिस। 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। कोई भी कंपाउंड है अगर उसको हीट देकर ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वो कौन से प्रकार का डीकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है। मान लो ये कोई भी कंपाउंड है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लें, अगर हमें इसको क्या करना है, डीकम्पोजिशन करना है, तो हम किसके द्वारा करेंगे, थर्मल। हीट दे दें, अगर ये हीट का सिंबल होता है, अगर इसको हीट दे दें तो ये किस में ब्रेक डाउन हुआ था, CaO+CO2 बाहर निकल जाएगी। एक दूसरा एग्जांपल देख दें, जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट है, अगर हम इसको हीट कर दें तो ये किस में टूटेगा, Fe2O3+SO2+SO3। अगर इसके हम ये बैलेंस नहीं है, आप ये पूछोगे कि ये कहाँ से है, SO3 SO2, ये एक कहाँ से है, 2 कहाँ से है, इसमें तो एक ही है, लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ेगा। वो हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन बैलेंस कैसे की जाती है, उसमें देखेंगे। आप अब ये देख लो कि ये जो पर्टिकुलर एक सब्सटेंस है, इसको अगर हीट दी तो ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया अलग अलग सब्सटेंस में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस एक पर्टिकुलर जो सब्सटेंस दे रखा है उसका क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। डीकम्पोजिशन का मतलब टुकड़ों में टूट गया है, किसके द्वारा, हीट के द्वारा। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये किसके द्वारा डीकम्पोजिशन हो गया, थर्मल के द्वारा। अब सेकंड पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी देकर हम उसको अगर डीकम्पोज कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा डीकम्पोजिशन हो गया, वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन हो गया। जैसे H2O है, H2O को अगर इलेक्ट्रिसिटी दी अपन ने क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो ये किस में डिवाइड होगा, H2+O2 में अगर डिवाइड हो गया। ये बैलेंस नहीं, हालांकि इक्वेशन मैंने बोला था बैलेंस करनी, हम अलग से टॉपिक सीखेंगे। तो ये क्या हो गया, अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये क्या हो गया, जो सब्सटेंस इसमें काम में लिए थे, पर्टिकुलर एक जो कंपाउंड बना है, इसमें अलग अलग थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये इनमें क्या हो गया, दोबारा से ब्रेक डाउन हो गया। अगला है थर्मल पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया। अगला है फोटोलाइसिस। इसमें क्या होगा, इसमें लाइट जो एनर्जी है, जो यूवी या फिर जो सनलाइट है, यूवी और सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे मान लो सिल्वर क्लोराइड है, AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर, ये क्लोराइड। अगर इसको यूवी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, यूवी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया तो क्या बनेगा, Ag+Cl2, क्लोरीन गैस ये बाहर निकल जाएगी और ये क्या प्राप्त हो गया, Ag प्राप्त हो गया हमें। Ag का मतलब सिल्वर जो क्लोराइड है उसको यूवी और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या किया, अलग अलग ब्रेक डाउन कर लिया Ag और Cl2 में। अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल का मतलब क्या होता है, एक ही जो एलिमेंट वो दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे, उसके स्थान से रिप्लेस कर दे और खुद स्वयं वहाँ आ जाए,
तो वो क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो मोर रिएक्टिव जो एटम है ना, वो लेस रिएक्टिव एटम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह स्वयं जुड़ जाएगा। लेकिन जो जगह खाली हुई है वहाँ क्या करेगा, मोर रिएक्टिव एटम चला जाएगा। इसमें क्या होगा, एक जो मोर रिएक्टिव एटम है, मोर रिएक्टिव एटम, वो क्या करेगा, दूसरे जो लेस रिएक्टिव एटम है, लेस रिएक्टिव जो एटम है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे Fe+CuSO4, Fe+SO4+Cu। ये कैसे पता चलेगा कि ये जो एटम है वो इसको रिप्लेस करेगा या नहीं। ये रिएक्शन दे रखी है, जैसे ये रिएक्शन हो गई, फेरस ने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया। ये कैसे पता चला कि ये फेरस सल्फेट बनेगा या नहीं, एक जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज वो क्या होती है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक FeH Cu Hg Hg Au और Pt। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इसमें क्या होता है, जो ऊपर स्थित जो एटम है ना, वो क्या करेंगे, नीचे वाले एटम को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे सोडियम और पोटेशियम से देखें, इसमें सोडियम से ऊपर क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या कर सकता है, सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को नहीं कर सकता। ऐसे ही देखो सोडियम और कैल्शियम में देखें, तो ये जो सोडियम है ये कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जो कैल्शियम है वो सोडियम को नहीं कर सकता। मतलब ऊपर जो मेटल प्रेजेंट हैं वो नीचे वाले एटम को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं कर सकते। ये आते हैं हाई रिएक्टिविटी मेटल, ये बीच में आते हैं ये मिडिल रिएक्टिविटी एटम। जो नीचे वाले होते हैं जिनसे ज्वेलरी बनाई जाती है वो क्या होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए ज्वेलरी बनाई जाती है गोल्ड से, चांदी से, प्लेटिनम से, इन सब से। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें ऊपर जो प्रेजेंट है वो जो मेटल हैं वो नीचे वाले को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगर ये रिएक्शन दे दें Cu+FeSO4, तो क्या ये रिएक्शन होगी, देखो फेरस कहाँ है, यहाँ, और कॉपर कहाँ है, यहाँ। तो कॉपर फेरस को रिप्लेस करेगा क्या, ये कॉपर नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता, ऊपर वाला कर सकता है, कॉपर तो नीचे है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि कॉपर है ना वो लेस रिएक्टिव है फेरस से, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगली है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी कंपाउंड है AB+CD, तो क्या बनेगा, CB+AD। कैसे बनाइए, ये जो C है इसने किसको रिप्लेस किया, A को। इसका मतलब क्या है, ये मोर रिएक्टिव है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव, और A क्या है, लेस रिएक्टिव। इसीलिए C ने क्या किया, A को रिप्लेस कर दिया, और क्या खुद किसकी जगह जुड़ गया, A की जगह जुड़ गया। ऐसे ही ये जो लेस रिएक्टिव है ये किसकी जगह ले लेगा, बाद में C की जगह आ जाएगा। तो एग्जांपल देखो, जैसे NaOH+CuSO4, तो ये क्या बनाएंगे, कॉपर क्या है, कॉपर कैसे है, नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, और सोडियम क्या है, ऊपर। तो ये सोडियम क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर, सोडियम ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या है, सोडियम मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो इसने इसको रिप्लेस किया, तो क्या बना, Na2SO4, और इसकी जगह क्या आ गया, कॉपर, सोडियम की जगह क्या जुड़ गया, फिर लेस रिएक्टिव आ गया, तो CaOH2, क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, जैसे Na2SO4 है प्लस BaCl2 है, ये क्या है, ऊपर प्रेजेंट है, तो ऊपर प्रेजेंट है मतलब मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा, BaSO4+2 फिर NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, NaCl, ये क्या कर देगा,
मोर रिएक्टिव है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये इसको ट्रांसफर कर देगा और इसकी जगह खुद जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, NaCl, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा फिर BaSO4। अगली है एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक में क्या होगी, हीट रिलीज होगी, और इसमें क्या होगी, हीट की नीड होगी। अगर रिलीज हो रही है हीट रिएक्शन में तो वो क्या है, एक्जोथर्मिक, और अगर हीट की नीड हो रही है रिएक्शन के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए, तो वो कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगली है प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो कंपाउंड बनेगा, मान लो A और B से जो कंपाउंड बना है C, वो कैसे प्राप्त होगा, PPT के फॉर्म में प्राप्त होगा, मतलब नीचे जमा हुआ प्राप्त होगा। मान लो कोई रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, एक तो होगा BaSO4 प्लस 2NaCl। हमने ऊपर देखी है रिएक्शन, इसमें कैसे मतलब मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और उसकी जगह ये जुड़ जाएगा। अब देखो BaSO4 प्लस 2NaCl, ये जो NaCl प्राप्त हुआ है वो नीचे PPT के रूप में प्राप्त होगा, या फिर ये PPT के रूप में प्राप्त होगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये नीचे जमा होगा। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब PPT की फॉर्म में प्राप्त हुआ है। कौन सी फॉर्म में, PPT में। एक है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन ऐड होगी, O2 का क्या होगा, ऐड होगा। इसमें O2 ऐड हो रही है तो इसका मतलब यहाँ O2 क्या होगी, रिलीज होगी। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस रिएक्शन में हो रहा है वो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। ये अगर लॉस करेगा तो ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगी। जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो ऑक्सीडेशन, जहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रही है वो रिडक्शन। ये क्या होगी, दो रिएक्शन। अगर ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रही हैं तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होना, रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होना और O2 का बाहर निकलना। जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहाँ ऑक्सीडेशन, जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहाँ रिडक्शन। बैलेंस ऑफ इक्वेशन कैसे करेंगे, मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे Fe प्लस H2O, क्या बना, Fe3O4 प्लस H2, ये रिएक्शन हो गई। लेकिन ये क्या है, बैलेंस है, नहीं है, क्योंकि यहाँ फेरस कितने हैं, एक, यहाँ 3। तो क्या करेंगे, पहले जो ये फेरस और H2O क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो हम एक चार्ट बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, पहले जो रिएक्टेंट में काम में आ रहे हैं जो भी सब्सटेंस वो लिखेंगे। फेरस के कितने मोल हैं, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने हैं, H2 2। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1। अब लिखेंगे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में फेरस कितने हैं, 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब देखो इनको बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, फेरस देख लो, फेरस के कितने हैं, 3 हैं।
अगर एक बार यहाँ हम 3 लगा कर देखें तो क्या हो गए, फेरस तो 3 हो गए, यहाँ भी कितने हैं 3, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4 हैं। हाइड्रोजन तो 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा पीछे। अगर पीछे 4 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई भी एक अगर कंपाउंड दे रखा है, अगर उसको एक जो पर्टिकुलर एटम है अगर उसको उसकी संख्या बढ़ानी है तो क्या करेंगे, पूरे कंपाउंड के साथ वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कितने हैं 4, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए यहाँ पर, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ कितने हैं, 2 ही हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ कितने लगाने पड़ेंगे 4। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। मान लो एक एग्जांपल देख लो, जैसे Mg + O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, MgO 2MgO बन गया। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं 2। तो यहाँ ऑक्सीजन तो 2 हैं लेकिन मैग्नीशियम क्या है 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2। अब क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। बैलेंस करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्टेंट का जो मोलिकुलर वेट है वो प्रोडक्ट के जो मोलिकुलर वेट है उनका जो द्रव्यमान वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए बैलेंस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने रिएक्टेंट में मोल लिए हैं प्रोडक्ट में जाहिर सी बात है उतने बनेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का वेट बराबर करेंगे। इसलिए जो रिएक्शन होती है उसको बैलेंस करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो गाइज आज हमने पढ़े कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके टाइप पढ़े और जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना सीखा कि और केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।